हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट और उसका सेकेंड चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। पहले वाले चैप्टर में हमने देखा डेवलपमेंट इन द वेस्ट के किस तरीके से वेस्ट में डेवलपमेंट्स हुआ। इस चैप्टर में हम इंडियन ट्रेडिशन, हिस्टोरियोग्राफी का जो इंडियन ट्रेडिशन है, किस तरीके से इंडिया में ये हिस्टोरियोग्राफी डेवलप हुई, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगी। इसमें बेसिकली ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान हाईलाइट कर दूंगी, तो वो आप अपने टेक्स्ट बुक्स में भी हाईलाइट कर सकते हो ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना आए। आपको पूरा चैप्टर रीड करने के बजाय डायरेक्टली वो चीज़ों को, हाईलाइटेड चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो भी आपका रिविजन हो जाएगा इस चैप्टर का। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये बच्चों की, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिए। ऑफकोर्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पता है मुझे अच्छे ही लगेंगे, फिर भी कहना मेरा काम है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो क्विकली हम शुरू करते हैं। ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी पार्ट 1 और दूसरा है हमारा इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजीज। ठीक है, ये हम दो पार्ट है, दोनों पार्ट में एक ही वीडियो में कराने वाली हूँ इसका। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अब इंडियन हिस्टोरियोग्राफी कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो वी लर्नड अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द लास्ट लेसन। पिछले लेसन में हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा। इस लेसन में हम जानेंगे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड। एंशियंट मतलब पुराना, जैसे कि हिस्ट्री हम कहते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ठीक है, तो हम एंशियंट पीरियड की अगर बात करते हैं, बहुत ओल्ड पीरियड जो है वहां पर, तो ओल्ड पीरियड में हिस्ट्री में बेसिकली क्या चीजें होती थी? ज्यादा करके मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी गाथाएं होती थी कि कितने ब्रेवरी से उन्होंने लड़ाइयाँ की है या ब्रेवरी दिखाकर अपने सोसाइटी को सेव किया है, प्रोटेक्ट किया है, या वगैरह वगैरह जो भी है। एंड माइथोलॉजिकल लॉर। माइथोलॉजिकल लॉर मतलब कि गॉड से रिलेटेड, डिवाइन रिलेटेड किस्से कहानियाँ, जैसे कि हम महाभारत, रामायणा करते हैं, वैसे ही बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टोरीज है। ये सब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इंडिया के। ओके, ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस वर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स। और साथ ही साथ जो सोशल ट्रांजिशंस है कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे दिखने लगे धीरे धीरे, किस तरीके से सोसाइटी जो है चेंज होने लगी, मतलब एंशियंट से थोड़ी सी मॉडर्निटी की तरफ किस तरीके से सोसाइटीज बढ़ने लगी, डेवलपमेंट्स क्या होने लगे, कैसे होने लगे। तो वो सारी चीजें पहले जब लिखना नहीं आता था लोगों को, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ओरल रेसिटल्स वो लोग प्रिजर्व करते थे। यानी कि वो किस्से कहानियां जो है या तो स्टोरी के रूप में, या तो गाने के रूप में, या पोइट्री के रूप में अपने आगे वाली जनरेशन्स को सुनाते थे और वो जनरेशन्स अपने आने वाली जनरेशन्स को सुनाते थे। तो इस तरीके से ये स्टोरीज जो है पास ऑन होती थी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू ओरल रिसाइटल्स। ठीक है, ओरली कहा जाता था। The inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing. अब हरप्पन सिविलाइजेशन हम सबको पता है, हमने 7th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से मेरे ख्याल से हरप्पन सिविलाइजेशन हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में सील्स मिले गए हैं। सील्स मतलब क्या होते हैं कि ऐसे एक मेटल कॉइन्स टाइप होते हैं और उनमें कुछ छपा हुआ रहता है। ठीक है, या तो इंस्क्राइब्ड हुआ, दबा हुआ या छपा हुआ, ऊपर उठा हुआ, कुछ इस तरीके से उसमें इमेजेस होते हैं। तो हरप्पन सील्स में कुछ जो भी लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखा हुआ होना, खोद कर लिखा हुआ होना, कार्व करके लिखा हुआ होना। ठीक है, और दूसरे आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होते हैं कि रिमेन्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स जो लोग यूज करते थे, या फिर आप आर्टिफैक्ट्स में ये ले लो, उनके पॉट्स, पॉटरीज, यूटेंसिल्स, वो सारी चीजें हो गए, या फिर उनके टॉयज वगैरह हो गए हैं, जो ठोस चीजें जो हम एज अ प्रूफ, एविडेंस के रूप में हम दिखा सकते हैं। तो हरप्पन सील्स पे जो लिखा हुआ है, प्लस वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स है, जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, वो कंफर्म करते हैं कि इंडियंस ने ये जो लिखने का आर्ट है वो मास्टर किया था एज अर्ली एज द 3rd मिलेनियम BCE। मतलब 3rd मिलेनियम BC, इवन बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, 3rd मिलेनियम, 3rd BC में इंडियंस लोगों ने ये लिखने की कला सीख ली थी, या परहैप्स बिफोर दैट, या हो सकता है उससे पहले भी, मतलब 3 BC से पहले भी उन्होंने सीख लिया होगा। हावेवर द हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डिसाइफर्ड। लेकिन जो हरप्पन स्क्रिप्ट हमें मिला है वो अभी तक हमने सक्सेसफुली उसको समझ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं या उसका मीनिंग नहीं समझ पाए हैं। यूजुअली कैसे होता है कि पुराने जो भी स्क्रिप्ट्स होते हैं ना एंशियंट,
ओल्ड। तो अभी हिस्टोरियंस कैसे हैं, वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स को स्टडी करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स तो हमने क्रैक कर ली है, कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स को हम पढ़ पाते हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं वो अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए हैं, मतलब उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। द अर्लीस्ट नॉन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो है रिटन फॉर्म के, वो इंडिया में जो पाए गए हैं वो है इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब किसी पेपर पे लिखा हुआ नहीं, किसी पत्थर पे खोद कर लिखा हुआ है ना, कार्व करके लिखा हुआ, उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो अर्लीस्ट नॉन रिटन डॉक्यूमेंट अगर इंडिया में मिले हैं तो वो है इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में, और दे आर डेटेड बैक टू 3rd सेंचुरी BCE, और वो 3rd सेंचुरी BC का टाइम का बताते हैं। और वो 3rd सेंचुरी BC मतलब कौन सा टाइम है, अशोक मौर्य का टाइम है, मतलब उस दौरान के लिखे हुए हैं यहाँ पे। हिज इडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स। तो अशोक मौर्य के इडिक्ट्स मतलब होता है, इडिक्ट्स का मतलब होता है फॉर्मल अनाउंसमेंट, ठीक है। इडिक्ट्स का मतलब होता है फॉर्मल अनाउंसमेंट, ये ना ऑफिशियल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। तो अशोक मौर्य के टाइम पे जो उसके इडिक्ट्स है, दे आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स, मतलब रॉक्स जो अवेलेबल है नेचुरली उनके ऊपर खोदे गए हैं अशोक मौर्य के टाइम के, और वो रॉयल अनाउंसमेंट से, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट से, ठीक है। एंड स्टोन पिलर्स पर भी लिखे गए हैं, काफी स्टोन पिलर्स हमें देखने को मिलेंगे। फ्रॉम 1st सेंचुरी CE इंस्क्रिप्शंस बिगिन टू ऑकर ऑन कॉइन्स, मेटल इमेजेस एंड स्कल्पचर्स। तो 3rd सेंचुरी BCE में नॉर्मली हमको इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिलते थे, रॉक्स पे, पिलर्स पे, ठीक है। लेकिन 1st सेंचुरी CE से हमको इंस्क्रिप्शंस मिलने लगे कॉइन्स पे, सिक्कों पे, है ना, मेटल इमेजेस पे, स्कल्पचर्स पे। मेटल इमेजेस मतलब ऐसे कॉपर प्लेट्स वगैरह होते हैं, या फिर कोई मेटल शीट होती है उसके ऊपर लिखा जाता है। एंड ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब ये जो भी लिखा हुआ जाता है ना इंस्क्रिप्शन, इन इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब उस टाइम के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। जिस समय ये इंस्क्राइब किए गए हैं कॉइन्स पे, स्कल्पचर्स पे, मेटल पे, कॉपर प्लेट्स पे, तो उस समय क्या हो रहा था उस सोसाइटी में, कौन था उसका राजा उस वक्त, लोगों का काम क्या था उस वक्त, लोग क्या काम करते थे, कैसे रिलेशन था दूसरे कंट्रीज के साथ में, दूसरे स्टेट्स के साथ में। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चलती है इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स। क्या क्या पता चलता है कि कौन से किंग का रूल था वहाँ पे, कब से कब तक, कौन से डेट से कौन से डेट तक उस किंग ने रूल किया। डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, मतलब एक ही फैमिली जो बरसों से रूल करती आ रही है उनके बारे में पता चलता है कि सबसे पहले कौन रूलर था, फिर कौन आया उसकी फैमिली में, फिर उसके फैमिली में और आगे कौन आया। तो डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट, फेमाइंस एक्सेट्रा ऑफ रिस्पेक्टिव टाइम्स। रिस्पेक्टिव टाइम्स मतलब जिस समय का हमें इंस्क्रिप्शन मिल रहा है सील पर, तो उस समय के किंग्स के बारे में, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज के बारे में, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उनका, किंगडम्स क्या, कौन से किंगडम्स है उस वक्त वहाँ पे, पॉलिटिकल इवेंट्स वहाँ पे क्या चल रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी कैसे बटी हुई है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, फेमाइंस वगैरह हुई है क्या। तो उस समय के दौरान जो कुछ भी हुआ होता है, घटा हुआ होता है, वो हमें इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मिल जाती है। The ancient Indian literature, including the epics Ramayana and Mahabharata, Puranas, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors, and also travelogues by foreign travelers, are important sources of history. तो इन सब के अलावा जो inscriptions हैं हमको मिले हैं पहले, इन सब के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो important sources of history है। अब जैसे कि जो हमारे माइथोलॉजिकल लोर है, वो हम जैसे रामायण, महाभारत, एपिक्स है, बहुत बड़ी बड़ी अपनी जो बुक्स है यहाँ की, इंडिया की सॉरी, रामायण, महाभारत। फिर पुरानाज है, पुरानाज मतलब सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस सेक्रेड टेक्स्ट हम बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट और पुरानाज। जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी है, जिस तरीके से हमारे हिंदुइज्म के टेक्स्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से जैनिज्म के और बुद्धिज्म के भी टेक्स्ट है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, और प्लस इंडियन ऑथर्स ने जो
हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे हैं जो हिस्ट्री के बारे में लिखा है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे ट्रैवल करने के लिए, तो वो अपने ट्रैवल के दौरान यहाँ पर जो कुछ भी देखते थे उसके बारे में अपने बुक में लिखते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नोट डाउन करते थे, तो उसको हम कहते हैं ट्रैवलॉग्स। तो उनसे भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। क्या? एपिक्स सच एज रामायण एंड महाभारत, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स एंड ट्रैवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। अब आगे नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले ये हम एक कॉपर प्लेट का करते हैं। बेसिकली ये 3 मार्क्स के लिए आता है। पिक्चर आपको दिया जाएगा और आपको बताना रहता है इस पिक्चर के बारे में। तो ये एक कॉपर प्लेट है, सोहागौरा कॉपर प्लेट, सोहागौरा में पाया गया। सोहागौरा कहाँ पर है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। ये कहाँ से, किस टाइम को बिलोंग करता है? मौर्यन पीरियड को बिलोंग करता है। इसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ये जो लिखावट आपको दिख रही है, ठीक है, ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा गया है। द सिंबल्स नोन एज ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो ऑकर ऑन पंचमार्क कॉइन्स। तो इसके अंदर जो ये ट्री इन रेलिंग दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे, और ये माउंटेन्स भी कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ, देखो ये माउंटेन्स ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन इन द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो ऑकर ऑन द पंच मार्क्स कॉइन्स। ये इस तरफ के आपको पंच मार्क्स कॉइन्स पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अनदर सिंबल विच लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स इज सपोज टू बी इंडिकेटिव। ये देखो 4 पिलर्स पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये क्या चीज दर्शाता है? कि इट इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रेनरी, यानी कि यहाँ पे धान स्टोर किया गया होगा। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर। ये जो है ये एक रॉयल ऑर्डर है। रॉयल मतलब किंग द्वारा दिया गया ऑर्डर है, और वो लिखा गया है दैट कि ये जो ग्रेन स्टोर है ग्रेनरी में, ये केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इट इज सपोज टू बी सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन इन द टाइम्स ऑफ फेमाइन। तो ये बता रहा है कि ये केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ग्रेन्स हमको जो ग्रेनरी का है। इससे हमें ये पता चलता है कि मे बी फेमाइन है उस समय वहाँ पर, और ग्रेन्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अगर हम देखते हैं कि कोई भी राजा अगर रूल कर रहा है तो उसकी बायोग्राफी अगर लिखी गई है, मतलब उस राजा की हिस्ट्री अगर लिखी गई है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमको इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के लिए, क्योंकि राजा के बारे में लिखा गया है। तो राजा के बारे में लिखा गया है मतलब एक पार्ट, एक तरीके से वो हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बायोग्राफीज जो किंग्स के ऊपर लिखी गई है ना, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है हमारे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के लिए। अभी ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको मार्क कर दूंगी, ये आपको चीज़ें अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेनी है। हर्षचरित रिटन इन द 7th century CE बाय बाणभट्टा इज किंग हर्षास बायोग्राफी। तो हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित लिखा है बाणभट्टा ने। ये किसकी बायोग्राफी है? किंग हर्षा की बायोग्राफी है। तो हर्षचरित रिटन बाय बाणभट्टा, इट इज अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा, ठीक है। और ये कब लिखा गया है? इन द 7th century CE। It portrays a realistic picture of social, economic, political, religious and cultural life during the king's time। तो एक रियलिस्टिक पिक्चर, ये जो हर्षचरित लिखा गया है, ये एक रियलिस्टिक पिक्चर बताता है कि किंग हर्षा के टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ वहाँ की कैसी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको उस किंग के बायोग्राफी से पता चलता है। तो एक तरीके से वहाँ की हिस्ट्री पता चल रही है हमको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। देखो हमने एंशिएंट पीरियड का हिस्टोरियोग्राफी कर लिया, अब हम आते हैं मेडिवल पीरियड का, मिडिल पीरियड का। अब द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ राज तरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th century CE इज क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये भी मैं आपको मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। राज तरंगिनी किताब जो है लिखी गई है कल्हाना द्वारा इन द 12th century CE। ये चीज़ आप टिक मार्क कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। ये बुक जो है राज तरंगिनी लिखी गई है कल्हाना द्वारा। कल्हाना हैज रिटन इट इन द 12th century CE। और ये क्या चीज़ है? इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री है, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री लिखी है राज तरंगिनी कश्मीर के ऊपर, कल्हाना ने जो लिखी है 12th century CE में, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब इसके काफ़ी स्टाइल जो है ना, राइटिंग स्टाइल, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। Kalhana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions। देखो हमने अभी लास्ट चैप्टर में ये स्टडी किया ही था कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है। क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, हम बहुत सारे सोर्सेज को एग्जामिन करते हैं। इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स,
डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, लोकल ट्रेडिशन, सब कुछ मिला जुला होता है। तो बिल्कुल कल्हाना ने खुद ने लिखा है ये टेक्स्ट आफ्टर केयरफुली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। In the medieval India, the historians in the courts of Muslims rulers were influenced by the Arabic and Persian historiography. Medieval period की अगर हम बात करें, एंशियंट हो गया, अब हम मेडिवल पे आए हैं। मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम कोर्ट्स थे, उस वक्त मुस्लिम रूल आ चुका था अपने कंट्री में, तो मुस्लिम रूलर्स जो है वो अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। ठीक है, उनमें से एक थे ज़ियाउद्दीन बरानी। ज़ियाउद्दीन बरानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बुक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही जो ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने पर्पस बताया है हिस्टोरियोग्राफी का, कि उनके हिस्ट्री लिखने का पर्पस क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू रिकॉर्डिंग ऑफ द रूलर्स वेलर एंड पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग्स, इनकरेक्ट पॉलिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ज़ियाउद्दीन बरानी ने मेंशन किया कि उसके हिसाब से हमें रूलर के वेलर, ब्रेवरी और पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, सिर्फ वही सारी चीज़ें नहीं बतानी है उसके हिस्टोरियोग्राफी में, हमको वो चीज़ें भी बतानी है जहाँ पर राजा फेल हुआ है, उसके फेलियर्स के बारे में, उसकी गलत पॉलिसीज़ के बारे में, वो सब भी हमें बतानी चाहिए। अब ये जो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही जो है ये वाला, ये एक्चुअली आपका तुगलक रूलर के ऊपर है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और तुगलक रूलर का हम सभी जानते हैं कि तुगलक रूलर ने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं हिस्ट्री में। तो ये मिस्टेक्स रूलर्स की जाननी क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले जनरेशन्स इस हिस्ट्री को पढ़कर ऐसी सेम मिस्टेक्स ना दोहराए। राइट, दैट इज़ वाई हिस्टोरियोग्राफी, राइटिंग ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट। और हिस्टोरियन का ड्यूटी है कि वो सिर्फ वही चीज़ें ना लिखे जो राजा की अच्छी बातें बताता है, वो चीज़ें भी लिखे जो राजा की गलत बातों को बताता है। ठीक है, बरानी फर्दर सेज that a historian should also take into consideration the impact of the teachings of the wise, the learned and the saints of the culture on the cultural life of people. हिस्टोरियन को बरानी और आगे कहते हैं कि हिस्टोरियन को और क्या देखना चाहिए, मतलब एक तो राजा की ब्रेवरी, वेलर के बारे में, उसके इनकरेक्ट पॉलिसीज, वेलफेयर के बारे में सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन इसके अलावा राजा को, जो हिस्टोरियन है, उसको वो भी बताना चाहिए कि उस समय, उस दौरान, जिस समय का वो हिस्ट्री लिख रहा है, कि अगर कोई वाइस, सेंट, लर्नेड, महात्मा वगैरह है तो उनकी टीचिंग्स का लोगों पर, लोगों की कल्चरल लाइफ पर क्या असर हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी चीज़ें बतानी चाहिए। थर्स बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो इस तरीके से बरानी ने ये स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बढ़ा दिया, यानी कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसी किंग के बारे में अच्छा लिखना नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, वो हमें हिस्टोरियोग्राफी में लिखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अब मुगल कोर्ट के जो हिस्टोरियंस थे उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था कि जो भी किंग है उसको प्रेज करना है, उसकी लॉयल्टी के बारे में बताना है, अपनी लॉयल्टी के बारे में, किंग के प्रति जो लॉयल्टी है उसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ किंग के बारे में जो भी लिखेंगे उसमें कुछ पोइटिक कोट्स ऐड करने हैं और कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी डाल देने हैं, चाहे वो किंग के पिक्चर्स हो या उसके राज्य की पिक्चर्स हो। तो एक ब्यूटीफुल पोइटिक कोट डालना है और उनका ब्यूटीफुल पिक्चर डालना है। ये मुगल जो एम्परर्स के टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे कोर्ट में, ये उस वक्त ऐसी चलन चल गई थी। तो बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुकी बाबरी। अब ये चीज़ वापस से आप, बाबर ही रोट तुजुकी बाबरी। तुजुकी बाबरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रूलर बाबर। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स। इसमें क्या क्या है, तुजुकी बाबरी में क्या है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम। बाबर also recorded his minute observations of various regions and cities traveled by him, including the local economic customs and the flora. मतलब बाबर ने अपने जो बैटल्स उन्होंने लड़े वो तो उसको तो बताया ही, लेकिन साथ ही साथ वो जिन जिन सिटीज़ में ट्रैवल किया था उन्होंने, वो सिटीज़ में भी बारीकी से उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ के लोगों का इकोनॉमी क्या है, मतलब कमाई कहाँ से आती है, उनके कस्टम्स क्या है, वहाँ के पेड़ पौधे क्या हैं, फ्लोरा, वो सब उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया। तो बाबर ने ये सारी चीज़ें जो भी स्टडी की वो उन्होंने अपनी बुक तुजुकी बाबरी में लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, एल बेरूनी रोट इन अरेबिक
अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ। ये चीज़ भी आपको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। तो एल बरूनी ने अरेबिक में लिखा है इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ के बारे में। इन द फॉलोइंग पीरियड मैनी बुक्स अबाउट इंडिया वर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स। आने वाले एल बरूनी के बाद में आने वाले कई समय में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी इंडिया के बारे में लिखा है। अमंग देम टू नेम अ फ्यू आर हसन निज़ामीज तजुल मासिर, मिनहाजी सिराज तबक्कत नासिरी, वेरियस वर्क्स बाय आमिर खुसराओ, तुजुकी तिमूरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूरी लैंड। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आमिर खुसराओ का तुजुकी तिमूरी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है तिमूर किंग का, हु वॉज ऑल्सो नोन एज आमिर तिमूर हु इन्वेडेड इंडिया। तारीकी मुबारक शाही बाय याहया बिन अहमद सिरहिंदी, तो ये बुक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तारीक ई मुबारक शाही, ये लिखा है याहया बिन अहमद शिरिंदी ने। देयर अकाउंट्स प्रोवाइडर्स विथ हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। तो ये सारे जो बुक्स है ये हमें क्या बताते हैं, किस चीज़ के बारे में बताते हैं, हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड यानी मुगल्स के पीरियड के दौरान क्या क्या हुआ है कंट्री में, वो सब बारे में, उनके बारे में बताते हैं। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉरेनर्स जो ट्रैवल करते हैं और वो लोग जो भी देखते हैं अपने बुक्स में नोट डाउन करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने आके क्या देखा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उन्होंने देखा वो लिखा। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है आईबीएन बतूता, ये इंपॉर्टेंट है आईबीएन बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा एंड डोमिंगो स्पेस। ये जो है, ये सारे राइटर्स जो है, ये ट्रैवलर्स है ना, इन्होंने सबने लिखा है। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विद हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। उन्होंने जो भी लिखा है ना मेडिवल इंडिया के बारे में, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मिली है उनकी राइटिंग से। ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान एंड निकोलाओ मनुची वर अमंग द हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब्स टाइम हुज अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुगल हिस्ट्री। तो ये सब जो लोग हैं, ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खफी खान और निकोलक मनुसीवर, ये जो कुछ हिस्टोरियंस हैं औरंगजेब के टाइम पे, उन्होंने जो भी हिस्ट्री लिखा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुगल हिस्ट्री। मुगल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें हमको पता चलती है। अब एक और है अबुल फजल्स अकबरनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल्स अकबरनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेज करते हुए नहीं लिखा है किसी किंग को, उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया है सारे डॉक्यूमेंट्स को और फिर उन्होंने ये अकबरनामा लिखा है। इसीलिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी यहाँ पे मेंशन है। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उसने जिस तरीके से ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है एंड देयर स्क्रूटिनी, और उनको स्क्रूटिनाइज किया है कि ये वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं है, इज लुक्ड अपॉन एज डिवॉइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक। तो उसको देखा जाता है आज भी कि वो जो चीज़ है बिल्कुल बायस्ड नहीं थी और इसीलिए वो रियलिस्टिक है। बायस्ड मतलब वो कोई एक चीज़ को फेवर करने वाली नहीं थी, एक साइड को फेवर करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो रियलिस्टिक दिखती है। अगर फेवरिज्म आता है किसी किताब में तो वो बायस्ड हो गया, है ना। अगर किसी के तरफ फेवर नहीं है तो वो बेस्ट है, रियलिस्टिक लगती है। चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं बखर। बखर क्या है? बखर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ किंग्स एंड देयर वर्क, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है। बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम्स, ठीक है। इट कंटेन्स ईओलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स। ईओलॉजीज मतलब क्या होता है कि किसी स्टोरी की, किसी किंग की गाथा गाई गई हो, उसके अच्छी बातें बताई गई हो, उसके वेलर के बारे में लिखा गया हो। तो ये ईओलॉजीज ऑफ द हीरोज, मतलब जो हीरोज है, जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर लिखे तो शिवाजी महाराज हीरो है वैसा। एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, मतलब बैटल्स के बारे में भी लिखा गया है, हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में भी, जैसे राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी महाराज का, कोरोनेशन सेरेमनी हुआ था, ठीक है, हिस्टोरिक इवेंट्स। और ग्रेट मैन, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, उनके बारे में भी लिखा गया है। मराठी बाकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। मराठी बाकर्स जो है अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि सभासद बाकर, मैंने ऑलरेडी उसको हाईलाइट किया हुआ है। इट वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, कृष्णाजी आनंद सभासद द्वारा लिखा गया था। एंड इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। किसके दौरान लिखा गया था? छत्रपति राजाराम महाराज। सभासद बखर रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। और इस बुक में हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें
इस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मिलती है सभासद बखर में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है भाऊ साहिबांची बखर। भाऊ साहिबांची बखर ये डिस्क्राइब करती है, ये जो बखर है इट डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत बैटल की लड़ाई जो है, पानीपत की जो लड़ाई है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है भाऊ साहिबांची बखर में। एक और है पानीपताची बखर। पानीपताची बखर यानी कि ये भी बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिस्क्राइब करा है। दूसरा है होलकरांची कैफियत। होलकर जो ये सरनेम है, मतलब जैसे किंग को सपोर्ट करने वाले काफ़ी सारे लोग थे, तो उनमें से ये होलकर्स जो है एक पर्टिकुलर ब्रदर्स, होलकर ब्रदर्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था शिवाजी महाराज को, या इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था शिवाजी महाराज को, बहुत लॉयल थे और शिवाजी महाराज को उनके एम्पायर को एक्सटेंड करने में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था और दुश्मनों से लड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो इसीलिए होलकरांची कैफियत यहाँ पे नाम लिखा गया है। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। किस तरीके से मराठा रूल में उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो बखर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। जैसे बखर में बायोग्राफीज भी आती है, बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री भी आती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स भी आता है, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट भी आता है, ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ किंग। तो इन सब के ऊपर बखर लिखी गई है, ठीक है। ये मैं एक बार डिलीट करके यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ किंग, इन सब के ऊपर बखर लिखी गई है। तो बखर्स इन सब टाइप के हैं, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. यानी जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जब देखा, मतलब वो कंस्ट्रक्शंस वगैरह काफ़ी उन्होंने करवाए थे ना, रेलवेज वगैरह के, तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करने के दौरान उनको कुछ डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स मिले। तो जब उनको ये डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स मिले तो उन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम चालू किया, और जब एक्सकेवेशन का काम चालू किया तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक्सकेवेशन काम काफ़ी ज़्यादा जोरों पे चला यहाँ पे। तो अ नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स वर एक्सकेवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बहुत सारे साइट्स के ऊपर एक्सकेवेशन का काम चालू किया, खुदाई का काम चालू किया। किसके सुपरविजन के अंडर में? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने मोस्टली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो साइट्स मेंशन थी वो चूज की खुदाई करने के लिए। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन किसके दौरान पता चला, किन के रूल के दौरान पता चला? सर जॉन मार्शल के रूल के दौरान। हड़प्पन सिविलाइजेशन किसके दौरान पता चला? जब सर जॉन मार्शल का यहाँ पे रूल आया तब पता चला। तो बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस टू 3rd मिलेनियम BCE और इवन अर्लियर। तो मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ तो उस डिस्कवरी से हमको पता चला कि इंडियन हिस्ट्री जो है हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू 3rd सेंचुरी BCE। मतलब तब से इंडियन हिस्ट्री तो हमारी हमें मिल रही है, या ओरल रिसाइटल्स के रूप में या कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शंस के रूप में, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी हो, लेकिन उससे पहले का हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन कुछ भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें इतना तो डेफिनेटली पता चल गया है कि एटलीस्ट इंडियन हिस्ट्री को हम ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम 3rd सेंचुरी BCE से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लिखा, और उनकी राइटिंग से साफ साफ झलकता है कि वो कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश से किस तरीके से इन्फ्लुएंस थे, और वही उनके राइटिंग्स में भी झलकता था कि मोस्टली कॉलोनियल पॉलिसीज के ऊपर उन्होंने अपने हिस्ट्री में लिखा कि इंडिया पे किस तरीके से कॉलोनियल पॉलिसीज अपनाई गई थी। 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल वर पब्लिश्ड इन 1817। ये आप लर्न कर सकते हो। रिटन बाय द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके 3 वॉल्यूम्स थे, जेम्स मिल ने लिखा था और इसे पब्लिश किया गया था 1817 में। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ए ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो ये जो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पहली बुक थी जो किसी भी ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडिया के ऊपर लिखी थी। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडिया के ऊपर लिखी जाने वाली पहली बुक, ठीक है।
द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव तो था ही नहीं। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करना यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में प्रॉपर जानकारी हासिल करके उनके ऊपर लिखना, तो वो सब तो कुछ था ही नहीं। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव तो था ही नहीं, मतलब सच्चाई बताना वो तो था ही नहीं। एंड प्रेजुडिस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। लेकिन इसके अंदर प्रेजुडिस भरा पड़ा था, मतलब कि इल फीलिंग, हीन भावना हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर इस बुक में था। मतलब उन्होंने डेफिनेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रखा है अपने बुक में। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टोन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई, वॉज पब्लिश्ड इन 1841। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, वो उस वक्त गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, जो कि पब्लिश हुआ था 1841 में। तो यहाँ पे दो किताबें हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल और दूसरी है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहले था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है जेम्स मिल ने और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप समझ सकते हो। अब आते हैं हमारा मराठा एम्पायर के ऊपर। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ऑफकोर्स मराठा एम्पायर महाराष्ट्र में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंट डफ्स नेम स्टैंड्स आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। तो मराठा हिस्ट्री जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने लिखा है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले नाम आता है ग्रैंट डफ का, जिसने मराठा हिस्ट्री के ऊपर लिखा है। ग्रैंट डफ ने लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ द महरतास। अ हिस्ट्री ऑफ द महरतास किसने लिखा है? ग्रैंट डफ रोट अ हिस्ट्री ऑफ द महरतास। दिस बुक इज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। ये बुक जो अ हिस्ट्री ऑफ द महरतास, ये 3 वॉल्यूम्स में, यानी 3 किताबें हैं। ग्रैंट डफ्स राइटिंग्स ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। ग्रैंट डफ के राइटिंग में भी साफ झलकता है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन कल्चर को और इंडियन हिस्ट्री को कंडेम किया है। कंडेम किया है यानी कि उसे खराब बताया है कि कितनी कमियां हैं यहाँ पर, कितनी गलतियां हैं यहाँ पर, गलत चीज़ें हैं, गलत बातें हैं यहाँ पे। Similar tendencies witnessed in Colonel Todd's writings about राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री जिस तरीके से महाराष्ट्र की मराठास की हिस्ट्री लिखी गई, वैसे ही राजस्थान की हिस्ट्री भी लिखी गई। राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है कर्नल टॉड ने, ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है कर्नल टॉड ने। ये वापस से ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकते हैं। इसमें भी इसी तरीके का कुछ आइडियोलॉजी अपनाया गया है जिसमें इंडियन कल्चर को कंडेम किया गया है, ठीक है, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा गया है। The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history shows a somewhat impartial treatment of this subject। और बाद में विलियम विल्सन हंटर ने भी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कुछ लिखा है जिसमें कुछ थोड़ा बहुत इम्पार्शियल ट्रीटमेंट बताया गया है। पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पार्शियल, मतलब उन्होंने थोड़ा सा बेटर लिखा। किसने बेटर लिखा है? विलियम विल्सन हंटर। इन्होंने थोड़ा सा बेटर लिखा है इंडियन हिस्ट्री के बारे में कंपैरेटिवली, ठीक है। इन्होंने भी बुराइयां तो लिखी है, लेकिन कंपैरेटिवली जिन्होंने भी ऊपर अभी तक हमने जो भी नाम देखे हैं उनके मुकाबले तो इन्होंने तो कुछ बेटर लिखा है। अब जिन्होंने भी मराठास के हिस्ट्री के बारे में लिखा है, इंडियन कल्चर को कंडेम किया है, उन बुक्स को रिकंसिडर किया है नीलकंठ जनार्दन कीर्तन और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। तो इन्होंने, ये 2 हिस्टोरियन जो है, इन्होंने ये काम अपने जिम्मे लिया है कि वो ग्रैंट डफ ने जो भी लिखा है उनकी राइटिंग्स को एक्सपोज करें कि उन्होंने कितना गलत लिखा है, तो उसको गलत साबित करना और मराठास की असली छवि को लोगों के सामने लाना। तो ये काम किसने किया है? नीलकंठ जनार्दन कीर्तन और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़े चैप्टर है, बहुत लंबे लंबे वीडियोस हो जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स है, इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।